हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि भूमि होता क्या है यानी कि लैंड। तो सबसे पहले जानने से पहले हम सॉयल और लैंड में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। जो सॉयल होता है वहाँ पर क्रॉप उगाई जाती है और जो लैंड होता है वहाँ पर क्रॉप नहीं उगाई जाती है। जैसे कि फार्म बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ तक कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, आपका घर जहाँ पे है वो भी लैंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फसल नहीं ली जा रही है। अब हम बात करते हैं कि लैंड होता क्या है। लैंड अप्लाइज टू ऑल दोज गिफ्ट ऑफ नेचर व्हिच मैन यूजेज इन प्रोवाइडिंग द थिंग्स दैट सेटिस्फाई वांट्स। यानी कि उन सभी पदार्थों या शक्तियों से जो कि मनुष्य को प्रकृति ने निःशुल्क दे दिया है, जैसे भूमि, पानी, प्रकाश, हवा, ताप, ये सभी निःशुल्क प्रदत्त मानव को प्रदान है प्रकृति के द्वारा। तो ये सभी लैंड में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेड सप्लाई। भूमि की जो मात्रा होती है वो निश्चित और सीमित होती है। उत्पत्ति के अनुत्पादन जो होते हैं उनको आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन भूमि के परिमाण को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इसी में वायु हो गया, प्रकाश हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, ये निःशुल्क प्रदान किया गया है। इनकी मात्रा सीमित है, इन्हें आप बढ़ा घटा नहीं सकते। इसके बाद हम बात करते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। भूमि जैसे कि आप बातें हैं जल, वायु, खनिज पदार्थ, वन संपत्ति आदि चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो सोशल होता है, सोशल मतलब समाज के लोगों को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। इवन जो प्रकृति है उसे उन्होंने निःशुल्क दे दिया है कि भाई आप यूज कीजिए इस चीज़ का। इसके लिए आपको कोई भी सप्लाई प्राइसेस नहीं देना पड़ता है। फिर ये क्या है कि इन अब हम तीसरा पढ़ते हैं कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि अनाशवान है। मनुष्य भूमि को ना तो उत्पन्न कर सकता है और ना ही उसे नष्ट कर सकता है। हाँ, उसकी जो उर्वरता होती है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व अविनाशी है। उसे किसी भी प्रकार उसके स्वरूप में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसे समाप्त कभी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ई मोबाइल, यानी कि ये गतिहीन है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के नहीं जा सकता है। ये कह सकते हैं जैसे हिमालय पर्वत हो गया, अब उसे भारत से उठाकर जापान तो पहुंचाया नहीं जा सकता, तो ये इमोबाइल है। अब हम बात करते हैं पैसिव फैक्टर्स। पैसिव फैक्टर्स में क्या होता है कि जो भी मतलब साधन होते हैं, जैसे भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, ठीक है। भूमि स्वयं किसी भी पदार्थ का उत्पादन नहीं करती, बल्कि मनुष्य भूमि पर श्रम पूंजी लगाकर अनाज, फल, सब्जी आदि का उत्पादन करता है। भूमि किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करती। वैरायटी, भूमि में भी मतलब बहुत सारी वैरायटी है, लाइक कहीं भूमि उपजाऊ है तो कहीं बंजर है, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं मिट्टी काली है तो कहीं मिट्टी पीली है। किसी भी क्षेत्र में अधिक सर्दी पड़ती है तो कहीं अधिक गर्मी पड़ती है। यानी कि इस विविधता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। और डाइवर्सिफिकेशन का मेन रीज़न यही होता है कि जो क्लाइमेट होता है वो हर जगह अलग अलग है। वो तय करता है कि कहाँ किसका ताप कैसा है, कैसा वहाँ की वायु की वेलोसिटी है, वहाँ का विंड क्या मतलब है, शुष्क विंड है या नमी वाला विंड है। उसके बाद वहाँ पर और भी चीज़ें तय करती हैं, लाइक कह सकते हैं रेनफॉल, ये सब। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। क्या इम्पोर्टेंस है? बेस ऑफ लिव एंड डू वर्क, यानी कि भूमि की जो सतह या ज़मीन पर मनुष्य चलते फिरते हैं, उस पर काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं, मकान, दुकान व कारखाने बनाते हैं भूमि की सतह पर। भूमि के अभाव में ये सब कार्य असंभव हैं, ठीक है। भूमि से ही मनुष्य को वायु, धूप, पानी आदि प्राप्त होता है, यानी कि ये एक आधार का काम करती है।
उसके बाद बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। किसी देश में जितनी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ, उपजाऊ भूमि, जल, अनुकूल जलवायु, वन पाए जाते हैं, वह उतनी ही तीव्रता से अपना आर्थिक विकास कर सकता है। लाइक आप यूएसए को देख लीजिए, विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है वहाँ पर, जिस कारण आज वह एक धनी देश बना है। इसके विपरीत जिन देशों या क्षेत्रों में प्रकृति बहुत कम कृपालु है, तो वहाँ के लोगों को विकास कार्यों में अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, खनिज व्यवसाय हो गया, वन व्यवसाय हो गया, आदि प्राथमिक उद्योगों का विकास प्रकृति के उपहारों पर ही निर्भर करता है। जिस देश में कृषि योग्य भूमि, जल, वन, खाने, अनुकूल जलवायु आदि प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वहाँ प्राथमिक व्यवसायों का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इनपुट ऑफ पावर, बिजली, कोयला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इन्हीं शक्तियों का जो स्रोत होता है वो भूमि है। बेस ऑफ बिजनेस, भूमि का किसी देश के व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक। अधिकतर देशों का अधिकांश आंतरिक तथा विदेशी व्यापार भूमि द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे गेहूँ, चावल, चाय, तेल, दूध, इन सब चीज़ों से ही होता है। यानी कि अधिकतर देश, उनके देश में जो भी उत्पन्न हो रहा है वो भूमि से ही उत्पन्न हो रहा है और इसी पे वो डिपेंड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन का थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि किसी भी देश में जो परिवहन या संचार के साधन होते हैं, जैसे सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, डाक तार हो गया आदि का विकास भूमि की बनावट पर निर्भर करता है। अगर कहीं की भूमि समतल है तो वहाँ पर विकास आसानी से हो सकता है या कम लागत में किया जा सकता है, कम समय में किया जा सकता है। लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र में हो तो यही रास्ता कठिन हो जाता है, महंगा हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जल मार्ग, वायु मार्ग का विकास जलवायु पर निर्भर करता है, ठीक है। बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनुष्य को रोजगार प्रदान करने में भूमि का बहुत अधिक महत्व होता है। भारत में लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इवन आज 85% देखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि खानों और वनों में जो रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान भूमि का ही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड क्या होता है? प्रोडक्शन पावर ऑफ एनी पीस ऑफ लैंड, यानी कि भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है उसका अर्थ है कि भूमि के किसी टुकड़े की उत्पादन शक्ति। भूमि के जिस भाग से अधिक उत्पादन होता है उसकी कार्य क्षमता यानी उसकी प्रोडक्टिविटी भी अधिक होती है। अगर कहीं भूमि का जो उत्पादन होगा वहाँ से कम उत्पादन हो रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। यह तय होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स पर, जिसे हम आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टेड लैंड, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नेचुरल एलिमेंट क्या होते हैं। नेचुरल एलिमेंट में है जैसे कि मिट्टी, जलवायु, मौसम, वर्षा, सूर्य का प्रकाश आदि चीज़ें निर्भर करती हैं। कहीं की भूमि रेतीली होती है तो कहीं की चिकनी होती है, कहीं पर समुचित वर्षा होती है तो कहीं पर कम होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो गंगा यमुना का क्षेत्र है वहाँ की भूमि की उत्पादकता राजस्थान की रेतीली भूमि की अपेक्षा कहीं अधिक है। तो ये तय करता है कि वहाँ का नेचुरल एलिमेंट कैसा है। दूसरा हम बात करते हैं जियोग्राफिकल पोजीशन की। जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है? जैसे गांव हो गया, ठीक है, शहर तथा मंडी के पास की भूमि अधिक उत्पादक समझी जाती है। आप शहरों में जाएंगे तो वहाँ का जो भूमि का मतलब प्राइस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इवन गांव में किसी भी, हमारे यहाँ तो लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपए चलते हैं बीघा के हिसाब से। बट यहीं आप शहर में आ जाइए तो एक बिस्सा का जो कीमत है वो 15-20 लाख है। तो इवन आप समझ सकते हैं। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंड, कोई भूमि
प्राकृतिक रूप से जिस कार्य के लिए उपयुक्त होती है उसका प्रयोग उसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ भिन्न भिन्न फसलों के लिए उपयुक्त होती है। जैसे काली मिट्टी कपास के लिए, दोमट मिट्टी गेहूँ के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंड। आज हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो केवल विदाउट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंड के कारण हो रहा है। हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ह्यूमन एलिमेंट है, तो ह्यूमन एलिमेंट में क्या होता है कि जो मनुष्य होता है अपने परिश्रम और बुद्धि से बंजर भूमि और रेतीली मैदानों को भी उपजाऊ में कन्वर्ट कर लेता है। वो मतलब ये तय होता है, जैसे जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो उनकी परिश्रम और योग्यता के कारण ही वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में असाधारण वृद्धि उन्होंने की है। इवन आप कहीं भी इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं देखते हैं। अगर आपको देखना उत्पादन तो आप जाइए पंजाब और हरियाणा में देखिए, वहाँ पे गेहूँ धान सब कुछ का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में वो करते हैं, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी है, बीज खाद ट्रैक्टर जो बेसिक हैं, लाइक पानी सबसे बेसिक, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है कि भूमि मतलब पूंजी, तो वहाँ का पूंजी कैसा है, क्योंकि ये तय करता है कि कृषि यंत्र हो गए, उत्तम खाद हो गया या बीज, ये पूंजी के द्वारा ही आता है और ये तय करता है कि भूमि में अस्थायी सुधार हो सकता है या नहीं। इसी तरह हम बात करते हैं इम्प्रूव टेक्निक। ये होता है कि वैज्ञानिक और आधुनिक विधियों से कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की। सरकार उचित कृषि नीति अपनाती है तो किसान पर्याप्त रूप से सुख और सुविधाएं में रहते हैं, वे अच्छे से विकास करते हैं और जो भी अनुसाधन कार्य होते हैं उसको प्रोत्साहन अगर देती है तो किसानों को उत्तम बीज खाद आदि सुलभ होने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।